हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज फिर हम एक और बहुत ही फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट टू बोथ मेंस एज वेल एज एडवांस्ड करने जा रहे हैं। टॉपिक भी कुछ ऐसा है जो कितनी भी आप कोशिश कर लें, मन में एक छोटा सा डर जो है इस तरह के सवालों को लेकर बना ही रहता है। ठीक, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अ मीन्स पर क्वेश्चन। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का सवाल करते करते उसकी जितनी भी रेलेवेंट आसपास की कॉन्सेप्ट्स हो सकती हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें डिस्कस करते हुए चलूं। ठीक, तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस, और हमारे पेड कोर्सेज या यूट्यूब चैनल के बारे में जहाँ जैसे भी पॉसिबल हो सके प्लीज़ प्रोपगेट इट अराउंड। ठीक, आइए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आज मैंने कुछ जो क्वेश्चंस देख रही थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, तो ये 2012 में आया हुआ भी है, लेकिन ये सिर्फ 2012 में नहीं, उसके बाद भी इसी कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर करके कई बार पूछा गया है। तो हमारे लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस नज़र से आप आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करेंगे। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज एज फॉलोज। सबसे पहले ये जो शब्द है बेसिसिटी, ओके, ये जो वर्ड बेसिसिटी है, फिजिकल में बेसिसिटी जो है वो टेक्निकली एसिड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और डिफाइन की जाती है एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ठीक, और टेक्निकली वही सही भी है। वहां पर जब आपको किसी बेस की स्ट्रेंथ की बात करनी होती तो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्गेनिक में एक प्रचलन, एक चलन चल पड़ा कि बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ ये एक ही मीनिंग लेते हुए आगे बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले इस शब्द से कंफ्यूज ना हो कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ये क्या कहना चाह रहा है। बेसिसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड एज अ बेस। अब हम आते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड एज अ बेस, इसका क्या मीनिंग होगा। तो कोई भी कंपाउंड जो बेस की तरह फंक्शन करेगा वो या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अपने पास रखता होगा। ठीक, जैसे अमोनिया या कार्बन आयन, इस तरह की हम बात करें, और वो H प्लस से रिएक्ट करेगा। वो H प्लस एक्सेप्टर होगा और लोन पेयर डोनर होगा और एक प्रोटोनेटेड फॉर्म अपना बनाएगा। जैसे इसको मैंने न्यूट्रल कंसिडर करा है तो H प्लस लेके मेरा ये जो नई स्पीसीज बनी इसे मैं कटायन कह रही हूँ। और इस जोड़ी में, इस पेयर में, दिस विल बी नेम्ड एज conjugate base and this thing will be referred as conjugate acid। ठीक, ये हमारा बेसिक आइडिया है। अब जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड होने की बात करते हैं। वो कंपाउंड जो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड पुश करेगा, मतलब उसका ये जो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज होगा, ये कह सकती हूँ। उसका ये बैकवर्ड इक्विलिब्रियम वीक होगा, ये भी कह सकती हूँ। ठीक, कॉन्जुगेट एसिड एक वीक एसिड कहलाएगा, ये भी कह सकती हूँ। या इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी न्यूमेरिकली एक हायर वैल्यू रखेगा। वहीं उसका pKb which is the negative log of Kb एक लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू रखेगा। ये सारी कॉम्बिनेशंस अगर कोई पर्टिकुलर
बेस कंपेयर टू अदर वन शो करेगा तो उसे हम स्ट्रॉन्गर बेस या कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्गर बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक, मैंने एक पॉइंट बहुत केयरफुली यहाँ कहा कंपेयर टू अदर, क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ की बात, बेसिक बेसिसिटी की बात यूजुअली हमेशा तुलनात्मक होगी, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे और उनमें आपस में आप कंपेयर करेंगे। ठीक, अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ब्रॉडली जिन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक, सब कुछ इस पर ही है ना कि लोन पेयर कितनी ज्यादा इजीली डोनेट की जा सकती है, ये लोन पेयर कितनी इजीली अवेलेबल है टू रिएक्ट विथ H+, वही उसकी बेसिसिटी को गवर्न या डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे लिए होता है LPA। LPA से हमारा मतलब है लोन पेयर अवेलेबिलिटी। LPA जितनी हाई होती है, ठीक, उतना ही अच्छा KB होगा, उतना ही कम PKB होगा, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो कंपाउंड उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब ये जो लोन पेयर अवेलेबिलिटी है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। जैसे सबसे पहला फैक्टर मैं कहूंगी परसेंटेज S इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डोनर एटम लो हो, ठीक, परसेंटेज S कम, देन KB हाई होगा, राइट। सीधा कारण इसका यह है कि परसेंटेज S का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर डोनेट मुश्किल से कर पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि CH2 डबल बॉन्ड NH इज अ पुअरर बेस, अगर इसके KB की बात करी जाती तो, देन CH3NH2। ठीक, अब आई बात रेजोनेंस का, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो रेजोनेंस का मैं ये कहूंगी इफ लोन पेयर इज delocalized in resonance then lower KB। ठीक, पर अगर ऐसा हो but if positive charge in conjugate acid is stabilized by resonance, अगर ऐसा हो रहा हो then higher KB। तो सिर्फ ये कह देना कि रेजोनेंस से बेसिसिटी घटती या बढ़ती है इज इनकम्प्लीट। ठीक, तो हमें पूरी बात कहनी पड़ेगी। यस, इस प्रोसेस में ये भी मैं कह सकती हूँ कि एरोमेटिसिटी का बिल्कुल असर होगा। एरोमेटिसिटी का रोल अगेन उसी तरीके से होगा कि जिस लोन पेयर को आपको डोनेट करना है, इफ दैट इज पार्ट ऑफ द एरोमेटिक क्लाउड, तो वो बेसिसिटी को कम करेगा, एंड इफ इट इज समहाउ नॉट पार्ट ऑफ द एरोमेटिक क्लाउड देन वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। ठीक, अब वो डिपेंड करता है कहाँ कैसे हो सकता है कि एरोमेटिसिटी कॉन्जुगेट एसिड में हो, कभी इस तरह की बात हुई तो आप कहेंगे देन इट इज बेटर टू मूव टुवर्ड्स कॉन्जुगेट एसिड और बेस अच्छा हो गया। कभी ऐसा हो कि एरोमेटिसिटी पहले बेस में है लेकिन कॉन्जुगेट एसिड बढ़ने पर एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, तो हम कहेंगे ओह देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पुअर base, it will not like to convert into something that is not aromatic from being aromatic initially. So it is a very relative term. This whole thing is about the equilibrium constant of an equilibrium between base and conjugate acid. तो इसमें आपस में कंपैरेटिव स्टेबिलिटी किधर कितनी आ रही होगी उसके हिसाब से इसका डायरेक्शन
चेंज होता रहेगा, देयर इज नो जनरलाइजेशन एज सच। ठीक, क्या कहीं कोई स्टेरिक फैक्टर्स का भी रोल प्ले कर सकते हैं? यस, स्टेरिक फैक्टर्स का भी रोल रेयरली पर होता है। ठीक, मैं आपको याद दिला दूं, जिसे आप कहते हैं SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब अगर मैं एनिलीन की तुलना कंपैरिजन करूं तो एनिलीन में अगर मैंने CH3 यहाँ लगाया वर्सेस CH3 मेटा या ऑर्थो पे लगाया होता तो ऑर्थो 1 वुड हैव बीन अ वीकर बेस ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बल्कि ये सिर्फ पैरा से नहीं, मेटा से भी वीक होता, एनिलीन से भी वीक होता। इफ ग्रुप्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन इन एनिलीन, then instead of having their just electronic effect, the steric factor dominates and thereby basicity कम हो जाती है, घट जाती है। इस तरह के फैक्टर्स आपने को देखने को मिलेंगे। रेयर, अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, कभी कहीं H बॉन्डिंग, हाँ रोल तो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल भी आ रहा है। H बॉन्डिंग कुछ होता है, प्रोटॉन स्पंज वगैरह के बारे में बात की जाती है, वहाँ ये इम्पॉर्टेंट भी होता है। बट मेंस में एंड इवन एडवांस में उन एग्जाम्पल्स को हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए हम इसके ज़्यादा डिटेल डिस्कशन पर नहीं जा रहे हैं। ठीक, बट क्या एच बॉन्डिंग रोल प्ले कर सकती है बेसिसिटी को लेकर? यस। हाँ, लेकिन इसी बात के कि एच बॉन्डिंग और स्टेरिक की कॉम्बिनेशन का कैसा असर है बेसिसिटी पर, वो मैं आपको बोलूं और आपको शायद एकदम से पहचान में आ जाए वो बात। चलो, उस बात को लिखने से पहले मैं ये भी लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है इंक्रीजेस द केबी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द केबी। बेसिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 और 7 एंड इनफैक्ट 5, इन सभी कॉम्बिनेशन को लेकर आपको याद होगा कि अंडर एक्वस कंडीशंस हम अमीन्स की जो बेसिसिटी होती है उसे हम नॉर्मल पोर्ट्रेट नहीं करते हैं, है ना। मतलब अगर मेरे पास 3 अमीन्स हैं, ठीक, तो फॉर, मैं ये मान रही हूँ कि आप सबने पहली बार पढ़ रखा है ना, फॉर, ये एक जनरल आइडिया है, इथाइल अमीन्स एंड हायर, है ना। ये इथाइल अमीन से मेरा मतलब है कि RNH2 में R इज NH2, ठीक, एंड हायर, इनकी अगर बात की जाती है तो ऑर्डर होता है R2NH 2 डिग्री, ठीक, R3N एंड देन RNH2। अमोनिया हर हाल में सबसे पीछे ही होता है, तो 2 डिग्री अमीन्स इज better than 3 degree amines, then better than 1 degree, and ammonia in water under aqueous conditions। ठीक, अगर छोटे होते हैं ये, मतलब फॉर मिथाइल अमीन्स बात की जाए तो ऑर्डर होता है R2NH, RNH2, R3N एंड देन अमोनिया, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। अमोनिया तो हर हाल में पीछे ही है, उसको हमें अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पर आप देखिए इथाइल एंड हायर, बड़े अल्काइल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं 231, 231, और मिथाइल जो कि छोटा अल्काइल है उसके लिए आप याद रख सकते हैं 213। छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्वेंट प्रोटिक मेंशन कर दिया गया, एक्वस मेंशन कर दिया गया, तो आपको 231, 213 का ध्यान रखना होगा। और अगर बोले सॉल्वेंट मेंशन ही नहीं करा, बस कहा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तब आपको डिफॉल्ट उन्हें प्रोटिक कंडीशन में लेकर इसी तरीके से सॉल्व करके देना है, ठीक। और यही बात अगर अंडर गैसियस कंडीशंस हो, जहां ना तो कोई
H बॉन्डिंग है ना कोई ऐसा सॉल्वेशन का असर है, तब फॉर ऑल अमीन्स, उसके अंदर हम सभी अमीन्स के लिए कहते हैं 3 डिग्री बेटर देन 2 डिग्री बेटर देन 1 डिग्री एंड then ammonia. Then it is all simple based on plus I effect of different amines, different alkyls, or order is always 3 degree amine better than 2 degree better than 1 degree. ठीक, then it is fixed. Aromaticity की बात हम और एक करें यहाँ पर कि aromaticity का रोल किस तरीके से है. Aniline and pyrrole बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल. यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो दोनों ही नाइट्रोजन में आप कह सकते हैं परसेंटेज समान हो गया, इसको अब हम कंपैरिजन में नहीं ले सकते. ठीक, इसका जब H प्लस एक्सेप्ट होगा, मतलब एनिलीन जब एनिलीनियम आयन बनाता है तो ये स्ट्रक्चर, ये कॉन्जुगेट एसिड आता है. इस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट एसिड में इस बेंजीन पार्ट में अभी भी एरोमेटिसिटी बिल्कुल एप्लीकेबल है, अलाइव है. कॉन्जुगेट एसिड बनने से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है. पर पायरॉल में अब जब मैं इस लोन पेयर का डोनेशन करती हूँ, स्ट्रक्चर ऐसा आता है. अब ये लोन पेयर नहीं है तो 4n + 2 becomes 4. But this is now sp3 carbon. So this structure is now non-aromatic. ये non-aromatic होता है तो aromatic से क्या बन गया, non-aromatic. और ये change from aromaticity to non-aromaticity is so unfavorable that pyrrole do not want to behave as a base. ठीक, aniline कमजोर बेस हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग का -I है, कोई उसे स्टेबलाइज नहीं कर रहा है. बट स्टिल इट इज अ बेस, वेयर इज पायरॉल डू नॉट वांट टू एक्ट एज अ बेस, रादर इट विड लव टू डोनेट दिस H+. तो पायरॉल प्रिफर्स टू बिहेव एज एन एसिड रादर एज अ बेस. अब मैं जो बातें बोल रही हूँ उनको डेटा कंफर्म करता है. पायरॉल के इस कॉन्जुगेट एसिड का pK -4 देखा जाता है. pK इतना कम तो Ka ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज वेरी हाई. किसका Ka हाई है, कॉन्जुगेट एसिड का. कॉन्जुगेट एसिड का Ka हाई है तो इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, बैकवर्ड. इनडायरेक्टली पायरॉल को कैसा बेस बना रहा है, वीकर बेस. वहीं इस एनिलीन का pK इज 4.6 which is still much greater than -4. So it is much better base and the conjugate acid is a poorer acid than all compared to pyrrole and its conjugate acid. ठीक, यहीं पर मैं एनिलीन की बात भी करूं. ठीक, एनिलीन भी जब इसी तरह से H+ एक्सेप्ट करता है तो देखिए 4n + 2 = 6. उसके एरोमेटिक क्लाउड के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार है, ये लोन पेयर उसका हिस्सा नहीं है. तो ठीक है, उसने ये H+ एक्सेप्ट कर भी लिया. ठीक, उसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, स्टिल द कॉन्जुगेट एसिड इज एरोमेटिक और इस तरीके से उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है. सो pyridine can also act as a base, yes, weaker than the normal sp3 hybridized amines but still good base. ये sp2 hybridized है. अब इन तीनों में अगर मैं बात करूं, ठीक, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2. पायरॉल है ना, ऑर्डर की अगर मुझसे बात की जाए तो मैं कहूंगी सबसे पुअर जो होगा वो है पायरॉल. ठीक, सबसे पुअर बेस जो होगा वो पायरॉल होगा. और अब जो दो बचे, दोनों में ही sp2 से डोनेशन हो तो रहा है. ठीक, दोनों में ही हम डोनेशन भले ही sp2 से कर रहे हैं, लेकिन एक में आपको कॉन्जुगेट एसिड बनने के बाद उस प्लस को भी रेजोनेंस मिल रहा है. देखिए ये ऐसे रेजोनेंस करके यहां चला जाए तो एक सपोर्ट मिल रहा है.
और उसमें मतलब एनिलीनियम में ऑक्टेट कंप्लीट है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, तो अब होगा PHNH2 और pyridine is going to be stronger. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप ध्यान रखेंगे. pyridine is a stronger base than aniline. Aniline is a further stronger base than pyrrole. और आप देखिए pyridine का pKh कॉन्जुगेट का इस 5.2 है ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड का जो pKa है वो 5.2 है, एनिलीन का 4.6 है और पायरॉल का कितना है -4. अब इसी पूरे डिस्कशन को लेते हुए हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे लौटते हैं. हमारे सवाल में हमें जो ऑर्डर दिया हुआ है, हम जो सॉल्व करके आए हैं वो है 2 और 4 हमारा क्लियर हो गया. बाकियों के लिए देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है और ये दोनों sp2 हैं. तो ये चीज तो पक्का है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन द sp2 ones. अब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं उनमें भी आपस में बात अगर मुझे करनी हो तो यहां पर ठीक 1 वाला जब कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो स्ट्रक्चर ये होगा, और 3 वाला जब कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो स्ट्रक्चर ये होगा. राइट अब ये ऑक्सीजन -I है तो इस प्लस को डिस्टेबलाइज करेगा. ठीक, तो अगर मुझसे कहा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड तो मैं कहूंगी 1 का बेटर है देन 3rd. एंड दस इन सभी बातों को लेते हुए दस बेसिक स्ट्रेंथ हम कहेंगे 1 इज बेस्ट देन 3rd. देन sp2 में हम ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं, 2nd एंड देन 4th. तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन 1 3 2 4 आंसर 3rd में नजर आ रही है. ठीक, सो आंसर इज 3rd. क्लियर? तो आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूरी तरह से सारे बेसिसिटी के क्वेश्चंस तैयार करें, और जो मैंने ब्रीफ किया है बेसिसिटी, इसके अलावा आपको थोड़ा और डिटेल चाहिए हो तो अपने जो रिवीजन के थ्योरी लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप उसे व्यू करें. ठीक, उसमें आपको पूरा डिटेल एसिडिटी बेसिसिटी पे एक बहुत बढ़िया डिटेल लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आपके और भी दूसरे जो कंफ्यूजन्स होंगे वो डेफिनेटली एड्रेस किए जाएंगे. ठीक, एक और सवाल बेसिसिटी पर हिस्टिडीन का आया था. क्योंकि ये वीडियो उसको अगर मैं लेती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली टेक इट ओवर इन अ कमिंग डेज बिकॉज इट वाज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स कि ये सवाल कैसे किया गया है और कौन सी कॉन्सेप्ट्स का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. तब तक आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, पसंद करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बरकरार रखिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.